चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। पिछले टॉपिक में आपने आपसे बात किया, आज हम बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी पर कि मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या है। हम मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत शुड का प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं, आर्ट का प्रयोग करते हैं। तो हम क्रम से देखेंगे कि शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं और आर्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं। कभी कभी पढ़ते समय ऐसा लगता है कि जहां हम शुड का प्रयोग कर रहे हैं वहां मस्ट भी लग सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पॉइंट तो शुड वाले में बताया गया, ये पॉइंट तो आर्ट वाले में भी आ रहा है। तो हमें ये देखना है कि डिफरेंट क्या है और कंपटीशन में इस पर क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमें ये पता चल जाएगा कि हम यहाँ शुड का प्रयोग कर रहे हैं या मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं या आर्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये एकेडमिक पढ़ाई हो गई। मतलब ये आप इंटर तक की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमें शुड आ जाए, मस्ट आ जाए, आर्ट आ जाए, तो उस पर कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन को बिल्डअप किया गया है। ये महत्वपूर्ण पार्ट है कि हम जो भी पढ़े कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमें आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो मेन पॉइंट होता है कि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो हम एक नजर जरूर देखें कि कंपटीशन में उस पर क्वेश्चन कैसे बिल्डअप किया जाता है। यह महत्वपूर्ण पार्ट है। और आपको मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ाने के बाद हम आपको बिल्कुल वह क्वेश्चन दिखाएंगे जो जिसने एसएससी ने पूछा है, बैंक पीओ लेवल पर भी क्वेश्चन पूछा गया है यहां से, लेकिन वह पूछने का तरीका क्या है, कैसे क्वेश्चंस को बिल्डअप किया जाता है, यह बहुत जरूरी है जानना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं शुड, मस्ट और आर्ट का प्रयोग। आइए हम देखते हैं। शुड, मस्ट, आर्ट का प्रयोग, इसको हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी इज वर्क एज अ हेल्पिंग वर्ब, यानी मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी में हम शुड, मस्ट, आर्ट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, शुड का भी प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, मस्ट का प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में होता है, आर्ट का प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, खेलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, हंसना चाहिए, रोना चाहिए, सब में ना चाहिए आ रहा है। और जहां भी ना चाहिए आ गया वहां हम शुड का भी प्रयोग करेंगे, मस्ट का भी प्रयोग करेंगे, आर्ट का भी प्रयोग करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि आखिर में किस कंडीशन में हम शुड का प्रयोग करते हैं, किस कंडीशन में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, किस कंडीशन में हम आर्ट का प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे शुड का प्रयोग, और शुड में हम देखेंगे कि कौन कौन ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में हम शुड का प्रयोग करते हैं। और पढ़ने के बाद तब हम देखेंगे कि उसमें कंपटीशन के क्वेश्चंस कैसे बिल्डअप किए जाते हैं। आइए देखते हैं हम शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग, किस किस कंडीशन में शुड का प्रयोग होता है। सबसे पहला पॉइंट, एडवाइज। जब चाहिए के अर्थ में सलाह की बात करते हैं, एडवाइज किसी को देते हैं, तो एडवाइज को के भाव को व्यक्त करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान देंगे कि शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है। यहां समझें कि सब्जेक्ट का नंबर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हम शुड का जब प्रयोग करेंगे तो शुड के साथ मुख्य क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में होगी। यही क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि जब हम शुड का प्रयोग करते हैं तो शुड जब प्रैक्टिकल रूप से सेंटेंस यूज होता है तो मुख्य क्रिया मेन वर्ब कैसे फंक्शन करती है। तो मेन वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहती है, इसका ध्यान देंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। अब हम पहला पॉइंट आपको देते हैं, एडवाइस, सलाह। सलाह का भाव व्यक्त करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए, एग्जाम्पल देखें यहां पर, पहला पॉइंट है कि यू शुड
स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। यू शुड चेंज योर ओल्ड कार, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू शुड चेंज योर ओल्ड कार, तुम्हें अपनी पुरानी कार बदल देना चाहिए। ना चाहिए आ गया, जब ना चाहिए आ गया और एडवाइस का भाव है तो हमने शुड का प्रयोग किया। शुड के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ रही है, ध्यान देंगे। एक और क्वेश्चन, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। बोलना, एक और बात हम चर्चा पिछले टॉपिक में कहीं किए होंगे कि जब किसी वर्ब का उच्चारण ना नैनी से होता है तो उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले हम टू लगा देते हैं और निर्माण इन्फिनिटिव का होता है। यहां पर भी देखें, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। बोलना शब्द आ गया, ना का उच्चारण हो रहा है, लेकिन देखिए स्पीक के पहले हमने टू का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब कि स्पीक इज अ बेयर इन्फिनिटिव, यहां बेयर इन्फिनिटिव का कार्य कर रहा है, यानी केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर टू का यूज कर दिए तब भी सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, इस पर जरूर ध्यान रखेंगे। दूसरा, शुड के साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है। एक पॉइंट हो गया कि एडवाइस के भाव को व्यक्त करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट पे हम आते हैं, डिजायर। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, डिजायर। अब देखें आप, दूसरा पॉइंट देखिए आप, पॉइंट नंबर 2, एडवाइस के बाद डिजायर। डिजायर इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए कि गॉड फॉरबिड यू, देखिए एग्जांपल, गॉड फॉरबिड यू शुड ईवर इल। एग्जाम्पल देखें, गॉड फॉरबिड यू शुड एवर इल, इच्छा व्यक्त है, ईश्वर करे आप कभी बीमार न हो। देखिए यहां पर, गॉड फॉरबिड यू शुड एवर इल, ईश्वर करे कभी आप बीमार न हो। तो ये हमारी इच्छा है आपके लिए कि आप कभी बीमार न हो, तो इच्छा को व्यक्त करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल और दे रहा है कि गॉड फॉरबिड यू शुड, देखिए यहां पर दूसरा एग्जाम्पल कि गॉड फॉरबिड यू शुड ईवर पुअर, भगवान करे आप कभी गरीब ना हो। यह हमारी इच्छा है आपके लिए, तो इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। अब तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं। तीसरा पॉइंट, किस भाव में हम शुड का प्रयोग करेंगे। देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, जिसको पॉसिबिलिटी कहते हैं। यानी पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी, संभावना, जिसको आप कहते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना को व्यक्त करने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। कैसे, यहां देखिए संभावना क्या है, सीता शुड बी ब्यूटीफुल, सीता शुड बी ब्यूटीफुल, सीता को सुंदर होना चाहिए। यह संभावना है, सुंदर होना चाहिए, अनुमान लगा रहे हैं हम। दूसरा एग्जांपल देखें, देयर शुड बी
यहां देखें, देयर शुड बी अ फ्लावर इन द गार्डन, बागीचे में एक फूल होना चाहिए। ये क्या है, हमारी पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि वहां फूल होगा। फिर कहा जाए यू शुड बी अ स्टूडेंट, तुम्हें एक विद्यार्थी होना चाहिए। तो ये क्या है, एक संभावना है। तो हम संभावना को व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। यहां देखिए एक और एग्जांपल, देयर शुड बी अ क्राउड इन दी मार्केट, देयर शुड बी क्राउड इन दी मार्केट, बाजार में भीड़ होना चाहिए। यह क्या है, संभावना है। इसका मतलब यह हुआ कि संभावना को व्यक्त करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अब कभी कभी हम भविष्य की संभावनाओं को भी व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। भविष्य की संभावना को व्यक्त करने के लिए भविष्य की संभावना को व्यक्त करने के लिए भी शुड का प्रयोग करते हैं। इसे कहा जाए कि इफ राम शुड कम, एग्जाम्पल देखें आप, इफ राम शुड कम, इफ राम शुड कम टेल हिम, टेल हिम it will be holiday, it will be holiday tomorrow, it will be holiday tomorrow। देखें यहां पर if राम शुड कम कह रहा है कि if राम शुड कम, इफ राम शुड कम, यदि राम आता, टेल हिम, तो मैं उसे बताता, इट विल बी हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी होगी। यदि राम आता तो मैं उसे बताता कि कल छुट्टी होगी। इसका मतलब कि हम भविष्य की संभावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो भविष्य की संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं, यह आपका हो गया 1 2 3 4 5 6वां पॉइंट, 5वां पॉइंट, 6वां पॉइंट पे आते हैं हम लोग। 6 पॉइंट पे देखें, 6 पॉइंट पे हम आते हैं, सजेशन, सजेशन, सजेशन सुझाव, सजेशन सुझाव। अब हम सजेशन पे आते हैं। अब चाहिए के अर्थ में सुझाव देने के लिए भी शुड का प्रयोग होता है। इसे कहा जाए कि शुड वी लिव नाउ, शुड वी लिव नाउ, क्या अब मैं जाऊं, शुड आई क्लोज द डोर, क्या मैं दरवाजा बंद करूं। ये क्या है, सजेशन है, सुझाव है। तो सुझाव को व्यक्त करने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। अब हम देखें, अब यहां पर देखें एक लेस्ट का प्रयोग होता है, समझेंगे। लेस्ट कहीं ऐसा
न हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट। लेस्ट एक कंजंक्शन है जो पर्पज को बतलाता है, उद्देश्य को बतलाता है। जो पर्पज को बताता है और उद्देश्य को बतलाने के लिए लेस्ट के बाद भी शुड का प्रयोग होता है। लेस्ट के बाद भी शुड का प्रयोग होता है उद्देश्य को बतलाने के लिए। जैसे कहा जाए वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, धीमे धीमे चलो, लेस्ट यू शुड, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, धीमे धीमे चलो कहीं ऐसा न हो कि गिर जाओ। तो देखिए लेस्ट कंजंक्शन ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है। हालांकि आगे भी इसकी चर्चा हम करेंगे, कंजंक्शन में भी चर्चा होगी और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी चर्चा होगी, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेस्ट के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं। तो लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। ही रैन वेरी फास्ट। दूसरा एग्जांपल देखें, ही रैन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ा, लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि ही मिस द ट्रेन। ही मिस द ट्रेन। देखिए यहां पर ही रैन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ा, लिस्ट कहीं ऐसा न हो कि ही मिस द ट्रेन, वह ट्रेन क्या कर दे, मिस कर दे। तो यहां पर देखें, एक मिनट, लेस्ट ही शुड, लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। यहां देखिए शुड छूट गया था यहां पर, लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। ही रैन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ा, लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि वह ट्रेन मिस कर दे। तो देखिए लेस्ट के बाद हमने शुड का प्रयोग किया, तो इस पॉइंट पर हम लेस्ट का प्रयोग करते हैं। अब जो है यहां पर कुछ चीजें आपको और याद करना पड़ेगा। देखें कुछ कंपटीशन की बात हम यहां से कर रहे हैं कि लेस्ट पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दो बात याद रखें कि लेस्ट के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा और लेस्ट इस तरीके से यूज होता है। लेस्ट मॉडल ऑक्सिलरी है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हम लेस्ट के बाद शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ और बात आपसे हम करना चाहते हैं। जैसे देखें कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिस वर्ब का यूज करने के बाद शुड का आना स्वाभाविक हो जाता है। इसका मतलब कि हम जब दो क्लॉज को दैट से जोड़ते हैं तो दैट कंजंक्शन का कार्य करता है, और जब दैट कंजंक्शन का कार्य करता है तो उस वर्ब के बाद शुड का यूज होना स्वाभाविक है। जैसे रिकमेंड, जैसे रिकमेंड, पर्पज, पर्पज, इंसिस्ट, इंसिस्ट। यहां पर देखें डिमांड, डिमांड, यहां देखें रिकमेंड, पर्पज, इंसिस्ट, डिमांड, ये वर्ब यूज होंगे और इस वर्ब के बाद शुड का प्रयोग होना स्वाभाविक है, यानी शुड आना ही चाहिए। और उस समय जब ये वर्ब यूज होते हैं तो हम कंजंक्शन से दो क्लॉज को जोड़ते हैं। जैसे वी आर हैप्पी टू रिकमेंड दैट, एग्जांपल देखें, वी आर हैप्पी टू, वी आर हैप्पी टू रिकमेंड दैट
his son should be considered, his son should be considered for the post, यहां देखें आप, यहां पर एक क्लॉज है, यहां पर दैट कंजंक्शन है, हमने दो क्लॉज को कंजंक्शन से जोड़ा, कंजंक्शन दैट का प्रयोग हुआ और पहले क्लॉज में रिकमेंड शब्द आ गया, तो दैट के बाद जो क्लॉज आ रही है वहां शुड का प्रयोग होना चाहिए। यह बात ध्यान रखेंगे आप, ये कंपटीशन में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देखें, वी प्रपोज दैट the draft should be prepared, यहां पर देखें, यहां पर एक क्लॉज है और यहां पर एक क्लॉज है, हमने दो क्लॉज को दैट से जोड़ दिया, दो क्लॉज को हमने दैट से जोड़ दिया कि वी प्रपोज दैट द ड्राफ्ट शुड बी प्रिपेयर्ड। यहां पर देखिए दैट से जोड़ा प्रपोज्ड आ गया, तो प्रपोज के बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे, यानी शुड का प्रयोग होना जरूरी है वहां पर। अब आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। कुछ हमारे पास एडजेक्टिव है, सामान्यतः जब उस एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो वह एडजेक्टिव का प्रयोग होने के बाद शुड का आना स्वाभाविक है। वह कौन कौन से एडजेक्टिव आप याद कर लें? सरप्राइजिंग, नेचुरल, स्ट्रेंज, ओल्ड, फनी, टिपिकल, इंटरेस्टिंग, ये सभी एडजेक्टिव हैं। प्रायः जब इनका प्रयोग होता है तो जो आने वाला क्लॉज होता है उस क्लॉज में शुड का प्रयोग होता है। यह पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन एसएससी और बैंक के उठने लगते हैं। हम उसके बाद चलते हैं दूसरे पॉइंट में। अब आपको जो बताने जा रहे हैं ये सब मॉडल ऑक्सिलरी, अभी और बात करेंगे आपसे। हमेशा जिस टॉपिक को बड़े नॉर्मल टॉपिक समझते हैं उस नॉर्मल टॉपिक से ही क्वेश्चन उठाकर बैंक या एसएससी कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या स्पॉटिंग रीडर में आपसे पूछ लेगा। अगर उस टॉपिक के बाद टॉपिक के अंदर घुसकर उसकी डिटेल्ड स्टडी अगर आप नहीं करेंगे तो लगेगा कि शुड मस्ट स्टार्ट तो मॉडल ऑक्सिलरी है, हम तो उसको पढ़ रहे हैं हाई स्कूल से लेकर इंटर तक। इसमें क्या है, टीचर भी आपको नॉर्मली पढ़ा दिया, नॉर्मली पढ़ लेने से क्वेश्चन आपके नहीं सॉल्व होंगे, उसकी बारीकियों को समझना पड़ेगा। और इसमें एक ही दो बारीक चीजें हैं जहां से क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। अब जो क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं वो बैंक पीओ में क्वेश्चन पूछा गया है कि कभी कभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी शुड का प्रयोग करते हैं। यहां पर देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको आप सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, शुड का प्रयोग करेंगे। और यह क्वेश्चन बैंक पीओ में आया है,
और शुड कंडीशन शुड कंडीशन के भाव को व्यक्त करता है, कंडीशन के भाव को व्यक्त करता है, शर्त के भाव को बतलाता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि इफ का प्रयोग कैसे होता है। जैसे कहा जाए कि इफ यू कम आई शैल हेल्प यू, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इसका मतलब यह शर्त, इफ कंडीशन शर्त को बतला रहा है। तो जहां पर हम इफ का प्रयोग करते हैं वहीं पर कंडीशन के भाव को व्यक्त करने के लिए हम शुड का भी प्रयोग करते हैं। यह सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा गया है, बैंक पीओ ने यहां से क्वेश्चन पूछा है, तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। तो हम आपको एग्जाम्पल नेक्स्ट टर्म में देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों के पास भी जाए। जो गांव देहात में लड़के हैं जो शहर में नहीं आ पा रहे हैं उनके पास पहुंचे और वो वीडियो देखकर इसका लाभ उठाए। कल इस पर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कैसे बैंक पीओ ने इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले टॉपिक में हम आपसे शुड पे बात कर रहे थे, तमाम बातें हमने शुड पे किया। हमने आपको लास्ट में बताया कि शुड कंडीशन को भी बतलाता है, शर्त को बतलाता है। क्वेश्चन बैंक पीओ में पूछा गया है। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा गया क्वेश्चन को कि शुड कंडीशन को बताता है। हम कंडीशन को बतलाने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं। इफ का अर्थ होता है यदि। जब इफ का प्रयोग करते हैं तो इफ कंजंक्शन का कार्य करता है, कनेक्ट वो टू क्लाज और दो क्लाज को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। तो जब दो क्लाज को जोड़ता है तो जो इफ के बाद वाली क्लास जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास कहलाती है वह क्लास कंडीशन को बतलाती है, शर्त को बतलाती है। और शर्त को बतलाने के लिए हम इफ का प्रयोग करते हैं। तो उसी शर्त को बतलाने के लिए हम शुड का भी प्रयोग करते हैं और शुड कंडीशन को भी बतलाता है। तो यदि हम शुड का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में ही कर देते हैं जहां हम इफ का प्रयोग करते हैं तो जो कार्य इफ कर रहा है वही कार्य शुड कर रहा है। जब हम शुड का प्रयोग पहले करेंगे तो इफ का प्रयोग नहीं करेंगे और जब इफ का प्रयोग करेंगे तो शुड का भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये इन्वर्जन का रूल लागू होता है। यहाँ पर आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे, इन्वर्जन टॉपिक है, उस टॉपिक में आपसे हम बात करेंगे कि सेंटेंस का इन्वर्जन कैसे किया जाता है। क्योंकि इन्वर्जन का जो क्वेश्चन होता है वो स्पेशली बैंक पूछता है। आप जिस क्वेश्चन को, जिस टॉपिक को बड़ा लेस लेके चलते हो, कहते हो कुछ है ही नहीं है, सच्चे का कोई मतलब ही नहीं है इससे, एकदम 100% वह टॉपिक बैंक कवर करता है। तो हम आइए शुड का प्रयोग कंडीशन को दर्शाने के लिए बताएंगे। हमने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया था। एग्जाम्पल हम देते हैं यहां पर, देखें यहां पर, शुड यू कम, शुड यू कम आई शैल हेल्प यू। अब शुड यू कम, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, यह कंडीशन को बता रहा है, शर्त को बता रहा है। तो जब यह शर्त को बता रहा है तो शुड का अर्थ यहां इफ हो गया। जो कार्य इफ कर रहा है वह शुड कर रहा है, इन्वर्जन हुआ है। तो जब हम शुड का प्रयोग करेंगे तो इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम इफ का प्रयोग करेंगे तो इन्वर्जन नहीं होगा। ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा, इफ यू शुड कम आई शैल हेल्प यू। देखिए यहां पर, यहां हमने शुड को पहले कर दिया, इन्वर्जन हो गया। जो काम इफ कर रहा है वही काम शुड कर रहा है। तो अगर कंडीशन को बताने के लिए हमने शुड को पहले किया तो इफ का प्रयोग करेंगे। अगर इफ का प्रयोग करेंगे तो शुड पहले नहीं होगा, शुड चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद, अर्थात यहाँ इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा वर्ब होता है, जो सहायक क्रिया होती है, वह चली जाती है सब्जेक्ट के पहले। तो यहाँ पर इफ लगाए तो सेंटेंस असर्टिव बना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है।
इन्वर्जन नहीं हुआ, हमने शुड को पहले किया तो इन्वर्जन हुआ, तो हम इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपका स्पेशली बैंक पीओ और एसएससी दोनों ने पूछा यहाँ पर। तो जिस शुड को प्रयोग बड़े नॉर्मल तरीके से पढ़ाया जाता है कोचिंगों में, या आप बड़े नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं, सोचते हैं कि शुड में कुछ है ही नहीं है, वो उतना आसान शुड है नहीं जितना आप सोचते हैं, तो कभी कभी लड़का समझता है कि ये बड़ा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, लिंकिंग वर्ब पढ़ाया जा रहा है, इज या रैम का प्रयोग कराया जा रहा है, हैज़ टू हैव टू वो पढ़ाया नहीं जा रहा, वो कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है। उस कॉन्सेप्ट को आप जब क्लियर हो जाएगा तो वर्ब उसी प्रकार से फंक्शन करता है, उसी प्रकार से वर्क करता है। उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप कॉन्सेप्ट समझें, आप रटे ना कि ये महत्वपूर्ण है और ये लेस महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपटीशन में कोई लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट ही होता है। इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि जो भी पढ़ाया जाए उसको गंभीरता से करें, क्योंकि क्वेश्चन पॉइंट 1 से सिलेक्शन होता है और पॉइंट 1 से ही सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए हमारा एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है। आइए हम दिखाते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनाए गए हैं, तो और आगे हम आपसे शुड का प्रयोग करेंगे। तो हमने बताया कि शुड कंडीशन को बताया शुड कंडीशन को बताता है। तो जहाँ हम शुड का प्रयोग करते हैं, हम वहाँ इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इफ का प्रयोग करेंगे तो शुड सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। अगर इफ नहीं लगाएंगे और कंडीशन को बताना होगा तो शुड सब्जेक्ट के पहले चला आता है। इस टॉपिक को हम कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा, ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको कि यू शुड नीड माई हेल्प, प्लीज फ्री टू टेल मी। पहले सेंटेंस को समझना जरूरी है। कह रहा है कि यू शुड नीड माई हेल्प, तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, प्लीज फ्री टू टेल मी, कृपया फ्री टू टेल मी, स्वतंत्र होकर मुझे बतलाना। इसका मतलब कि यदि तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है तो फ्री होकर मुझे बताना। ये कंडीशन को बता रहा है, ये जो अंडरलाइन पोर्शन है ये कंडीशन को बता रहा है, और कह रहा है कि कंडीशन को बता रहा है। अब आप ये बताइए इसमें से कौन सा सही है जो कंडीशन को बता रहा है। तो देखिए हमने इफ लगाया है, लेकिन इफ तो लगाया है लेकिन आर लगा दिया हमने, जबकि आर नहीं होना चाहिए, सीधा शुड होना चाहिए। ये आपका गलत हो गया, ध्यान से देखते रहें। यहाँ पर वुड लगाया, वुड कंडीशन को नहीं बताता है तो इफ लगाता है या तो शुड लगाते हैं। यहाँ पर देखिए शुड यू नीड, शुड को हमने पहले कर दिया। अब शुड को अगर पहले कर दिया तो शुड का अर्थ इफ हो गया, इन्वर्जन हो गया। ये सेंटेंस आपका सही है। इन केस यू फील नीड ये भी गलत है, तो आपका ये सही हो गया। एक तरीका यह है कि शुड यू नीड, यस ये सही होगा। अदरवाइज हम यहाँ पर इफ लगा के इफ यू शुड नीड करते तो भी सेंटेंस सही होता। इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा सी वाला पॉइंट सही है। अब देखिए एग्जाम्पल आप, वुड यू फाइंड मी एब्सेंट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ मैसेज बिहाइंड। यहाँ पर सेंटेंस को समझना जरूरी है कि वुड यू फाइंड मी एब्सेंट, यदि तुम मुझे एब्सेंट पाओगे, प्लीज डू नॉट फॉरगेट, कृपया न भूलना, टू लीव अ मैसेज बिहाइंड, कृपया मैसेज छोड़ना न भूलना। यदि तुम मुझे एब्सेंट पाओगे, इसका मतलब कि ये वाली क्लास में शर्त को बताया जा रहा है, कंडीशन को बताया जा रहा है। और कंडीशन को बताने के लिए हम वुड का प्रयोग नहीं करते हैं, कंडीशन को बतलाने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं या तो इफ का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब कि हमारा ए पॉइंट आपका क्या है, गलत है, या वुड के जगह पर शुड का प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार हम देखें, ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, तो देखिए आप कि शुड का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। तो यहाँ पर जरूर ध्यान देंगे कि शुड का प्रयोग कंडीशन को बताता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और कंडीशन को बताने के लिए हम शुड पहले कर देंगे तो इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इफ का प्रयोग कर देंगे तो शुड चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद। ये दो पॉइंट पे ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। अब हम बात करेंगे और आपसे कि शुड का प्रयोग हमने बताया कि शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, शैल का पास्ट टेंस होता है शुड। जब हम वर्ब कैसे पूछेगा इसको समझना है कि जब शुड का प्रयोग होगा तो सब्जेक्ट का नंबर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हम शुड का प्रयोग करेंगे और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इसी शुड को जो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है उसको परफेक्ट में बदल दिया जाए
तो परफेक्ट में बदलने के लिए हम शुड में हैव जोड़ देंगे। यहां देखें आप, शुड हैव कर देंगे, और जब शुड हैव कर देंगे तो वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, और सब्जेक्ट का नंबर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ शुड का प्रयोग होगा। फिर आप देखें, अगर सब्जेक्ट का नंबर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल केवल शुड का प्रयोग हम करते हैं तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये पास्ट टेंस में है क्योंकि शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, और ये शुड में हमने हैव जोड़ दिया। जैसे ही हैव जोड़ा ये परफेक्ट टेंस में बदल गया, और जब परफेक्ट टेंस में बदला तो वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में यूज होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो भी हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है, चाहे वह शुड हो या मस्ट हो या आर्ट हो या कैन हो या कुड हो, मे हो, माइट हो, उसको परफेक्ट में बदलने के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं, और जब हैव का प्रयोग करते हैं तो वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। अगर हैव का प्रयोग नहीं करते हैं तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहता है। और जितने मॉडल ऑक्सिलरी हैं सबके साथ हैव जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि हैव के अलावा हैज और हैड का अगर प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से भी मॉडल ऑक्सिलरी से भी क्वेश्चंस आपके वर्ब के पूछे गए हैं। एग्जाम्पल आप देखें थोड़ा सा, मुझे क्लास अटेंड करना चाहिए। नीचे आप देखें, मुझे क्लास अटेंड करना चाहिए था। मुझे क्लास अटेंड करना चाहिए था। नहीं सर समझे, यह चाहिए आ गया। आई शुड अटेंड द क्लास। देखिए शुड के साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में यूज हो रहा है। नीचे देखिए, मुझे क्लास अटेंड करना चाहिए था, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्लास अटेंड करना चाहिए था लेकिन मैंने क्लास अटेंड नहीं किया, भाव निगेटिव हो गया। तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कि आई शुड हैव अटेंडेड द क्लास। आई शुड हैव अटेंडेड द क्लास। आई शुड हैव अटेंडेड द क्लास का मतलब कि मुझे क्लास अटेंड करना चाहिए था लेकिन मैंने किया नहीं, भाव निगेटिव आ जा रहा है। तो जब हैव का प्रयोग हो जाएगा तो हैव के साथ वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में यूज होगा। अटेंडेड द क्लास वर्ब थर्ड फॉर्म में, अगर हैव नहीं रहेगा तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में। शुड को परफेक्ट में बदलने के लिए हैज और हैव का ही प्रयोग करेंगे, अगर हैड का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यही क्वेश्चन कंपटीशन में बना के पूछे जाते हैं। आइए और एग्जांपल आपको दे दें। राम को सीता को इनवाइट करना चाहिए था। इनवाइट करना चाहिए था। राम को सीता को इनवाइट करना चाहिए था, माने करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। सेंटेंस के भाव को समझे क्या? तो किसको इनवाइट करना चाहिए? राम को। राम सब्जेक्ट हो गया, था शब्द आ गया। राम शुड हैव इनवाइटेड सीता। राम को सीता को इनवाइट करना चाहिए था, यानी इनवाइट करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। तो शुड के साथ देखिए हैव आया है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए, सोहन को
राधा की सहायता, सोहन को राधा की सहायता करनी चाहिए थी, यानी करनी चाहिए थी लेकिन उसने किया नहीं। तो सब्जेक्ट का कार्य सोहन शुड हैव हेल्प्ड राधा, यानी सहायता करनी चाहिए थी, यानी सहायता करनी चाहिए थी लेकिन मैंने किया नहीं। आप बोलचाल की भाषा में अक्सर कहते हैं यार मुझे कटरा चलना चाहिए था, मोहन से मिलना चाहिए था, यार राम को देखना चाहिए था। इसका मतलब कि आपने देखा नहीं, तो भाव निगेटिव आने लगता है। उस समय शुड हैव के साथ वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन मॉडल ऑक्सिलरी से, जरूर एग्जाम में रहता है, कहीं ना कहीं किसी रूप में रहता है, चाहे वो बैंक हो या एसएससी हो, किसी न किसी रूप में रहेगा। याद देखिए, मोहन शुड हैज सॉल्व द क्वेश्चंस, ये पॉइंट ए हो गया। बी देखें, मोहन शुड हैड सॉल्व द क्वेश्चंस यहां देखें, ये क्वेश्चन मैंने दिया और ये पूछा गया जाए कि इसमें से कौन सा सही है। तो क्रम से देखिए, शुड में हमने हैज जोड़ा, परफेक्ट बनाने के लिए हम हैज नहीं जोड़ सकते, वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है, ये पॉइंट गलत हो गया। यहां शुड के साथ हमने हैड जोड़ा, हैड नहीं जोड़ सकते, इसको परफेक्ट में बनाने के लिए शुड के साथ हैव जोड़ेंगे। तो देखिए, शुड के साथ हैव तो जोड़ा लेकिन सॉल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब गलत हो गया। और यहाँ देखें, मोहन शुड हैव जोड़ा और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है, इसलिए हमारा डी वाला पॉइंट सही है। क्लियर हो गया? तो ये आपका शुड का प्रयोग हुआ। कभी कभी आप देखेंगे कि शुड बी के साथ वर्ब में आईएनजी भी लग जाता है। इस पर भी कंपटीशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीपीओ ने पूछा है और बैंक ने भी क्वेश्चन पूछा है। आइए इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि कैसे शुड बी के साथ हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। यहां देखें आप, यहां देखेंगे आप कि ये आपका शैल है, ये आपका शैल है और शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब शैल का जो पास्ट होता है, पास्ट टेंस शुड होता है और ये आपका प्रेजेंट टेंस में है। समझेंगे पहले। तो ये शैल का पास्ट टेंस शुड हो गया। इसी प्रकार विल पर भी पूछा है क्वेश्चन, विल का पास्ट टेंस वुड हो गया। यहां समझेंगे। तो हम शैल बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है, तो ये शुड बी का प्रयोग करके भी हम वर्ब में आईएनजी जोड़ सकते हैं। यहां देखें,
विल बी का प्रयोग करके आप वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो विल का पास्ट टेंस वुड होता है और वुड बी के साथ भी हम वर्ब में आईएनजी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि शैल का पास्ट टेंस शुड होता है और विल का पास्ट टेंस वुड होता है। तो हम बताएंगे कि किस कंडीशन पर शुड बी में भी आईएनजी जोड़ते हैं और वुड बी में भी आईएनजी जोड़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीपीओ ने भी पूछा है और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा परिवर्तन करके बैंक ने भी पूछा है। तो आइए हम देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे आपसे कि देखिए शुड बी प्लस वर्ब में आईएनजी, विल बी प्लस वर्ब, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, विल का पास्ट टेंस वुड होता है, बी के साथ वर्ब में आईएनजी भी जुड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछा गया है और सॉल्व करने के तरीके क्या है उसको समझना जरूरी है आपको। यहां पर देखें, ये आपका कंजंक्शन है। हम दो सिंपल सेंटेंस को जब कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो सिंपल सेंटेंस का निर्माण से एक सेंटेंस का निर्माण होता है और उस सिंपल सेंटेंस का नाम बदल के क्लाज हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझेंगे आप, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको नरेशन में। नरेशन के पैटर्न पर यह क्वेश्चन पूछा गया है, आपको हम समझा रहे हैं किस पैटर्न पर। इसके वर्ब एसएससी और बैंक ने पूछे हैं कि यह एक क्लाज है, यह एक क्लाज है। सिंपल सेंटेंस को जब किसी कंजंक्शन से हम कनेक्ट करते हैं तो उसी सिंपल सेंटेंस का नाम बदल के क्लाज हो जाता है। और जब हम दो क्लाज को कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। डिटेल हम चर्चा आपसे कंजंक्शन वाले टॉपिक में हम करेंगे तो क्लाज भी बताएंगे, लेकिन यहां समझिए कि हमने दो क्लाज को कंजंक्शन से जोड़ दिया। अगर ये क्लाज पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो इस क्लाज को भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। ये रूल है कि अगर कंजंक्शन के पहले वाली क्लाज पास्ट टेंस में है तो इस क्लाज को भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। बस इससे यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, हैबिचुअल सेंटेंस ना हो, कोई प्रोवर्ब्स कहावत ना हो, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट ना हो, हिस्टोरिकल इवेंट ना हो, तो ये क्लाज अवश्य पास्ट टेंस में बदलेगी। तो मान लो कि ये क्लाज पास्ट टेंस में हो गई और हमने यहाँ शैल का प्रयोग कर दिया तो शैल गलत हो गया। उस समय शैल को पास्ट टेंस में होना चाहिए और शैल का पास्ट टेंस होता है शुड, तो शुड होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। देखें यहां पर, मोहन टोल्ड मी दैट आई शैल बी वेटिंग फॉर राम। अरुण, मोहन टोल्ड मी दैट, मोहन टोल्ड मी यह क्लास हो गया, आई शैल वेटिंग फॉर अरुण ये दो क्लास हो गई और दोनों क्लास को मैंने दैट से जोड़ा। तो जब दैट से जोड़ा तो दैट हमारा कंजंक्शन हो गया, समझेंगे आप। ठीक कंजंक्शन के पहले वाली जो ये क्लाज है, ये क्लाज किस टेंस में है? तो ये क्लाज आपके पास्ट टेंस में है, टोल्ड पास्ट टेंस है। इसका प्रेजेंट टेंस टेल होता है और टेल का पास्ट टेंस टोल्ड होता है। तो जब ये पास्ट टेंस में हो गया तो कंजंक्शन के बाद वाला जो वर्ब आ रहा है उस वर्ब को भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, ये रूल है। तो यहां पर देखें, ये जो कंजंक्शन है इस कंजंक्शन के पहले पास्ट टेंस में है तो कंजंक्शन के बाद वाला वर्ब जो है शैल हम यूज कर रहे हैं,
ये प्रेजेंट टेंस में है, जबकि ये पास्ट में है, तो शैल को भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, अब यहाँ शुड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन को स्पॉटिंग एरर में हम पूछे आपसे, ये आपका ए हो गया, ये बी, ये सी, और नो एरर डी हो गया, तो हमारा सी पॉइंट गलत है। सही कैसे होगा कि जब ये पास्ट टेंस में है तो शैल का पास्ट टेंस शुड होना चाहिए, शुड बी वेटिंग फॉर अरुण होना चाहिए, शुड होना चाहिए, शुड नहीं, ये गलत है। ये सीपीओ में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी क्वेश्चन को जब बैंक ने पूछा तो बैंक करता क्या है, देखिए बैंक के मॉडल बता रहे हैं आप। यहाँ देखें आप, ये बैंक का मॉडल है। यहाँ पर देखिए दैट कंजंक्शन है, ये पास्ट टेंस में है। चलिए हमने शुड पास्ट टेंस में किया और शुड के बाद सीधा वेटिंग हमने लिख दिया, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया हमने और बी को हटा दिया, और बी हटते ही पॉइंट गलत हो गया। यानी शुड के साथ जब वर्ब में आईएनजी आएगा तो बी का होना जरूरी है, क्योंकि ये क्लास कहता है कि मैं पास्ट में हूँ, तो ये शुड पास्ट में है और आईएनजी जुड़ेगा तो बी का होना जरूरी है, और बी नहीं है, इसलिए हमारा ये सी वाला पॉइंट आपका गलत हो गया। तो ये मॉडल आपका बैंक का हो गया। तो इस क्वेश्चन को एसएससी ने भी पूछा है और बैंक ने भी पूछा है। अब हम शुड पे प्रकाश डालें, शुड के बारे में बताया कि शुड इस तरीके से काम करता है। अब हम आएंगे मस्ट पर और हम पढ़ेंगे अब मस्ट का प्रयोग, और मस्ट का प्रयोग पढ़ के देखेंगे कि मस्ट का प्रयोग कैसे होता है। तो एक कॉन्सेप्ट अवश्य आप मस्ट के बारे में जानें, एक कॉन्सेप्ट आप मस्ट के बारे में जानें कि मस्ट का प्रयोग चाहे जिस कंडीशन में हम करें, जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए जोर दे देते हैं, दबाव दे देते हैं, तो वहाँ अपने आप मस्ट का प्रयोग हो जाता है। हिंदी में अवश्य कहते हैं और इंग्लिश में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा कि यार सीता को अवश्य आना चाहिए, अवश्य आना चाहिए, अवश्य कह रहा है कि आना जरूरी, हमने एम्फेसाइज कर दिया, तो हम कह सकते हैं सीता मस्ट कम। सपोज करो कि इंग्लिश में हमने लिख दिया सीता मस्ट कम, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अगर हमने मस्ट का प्रयोग किया तो कार्य जरूरी हो गया। अगर हमने हिंदी में अवश्य लिख दिया तो मस्ट जरूरी हो गया, इंग्लिश में मस्ट लिखा है तो कार्य जरूरी हो गया। इस कॉन्सेप्ट को समझना है। और कभी कभी किसी कार्य की बाध्यता के लिए भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। सपोज करिए कि आई एम टीचिंग इन द क्लास, आई एम वेरी थर्स्टी, आई नीड सम वाटर, हमें पानी की आवश्यकता है, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और बहुत प्यास लगी है। तो जब बहुत प्यास लगी है तो आई मस्ट ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना ही चाहिए, कार्य अनिवार्य हो गया। सपोज करो कि यू आर शिवरिंग विथ कोल्ड, आप कोल्ड से कांप रहे हो और यू हैव नो वुलन क्लॉथ, आपके पास वुलन क्लॉथ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वुलन क्लॉथ पहनना ही चाहिए, अब पहनना जरूरी है, मस्ट का प्रयोग हो गया। हम पढ़ा रहे हैं, एक घंटे की हमारी अगर क्लास है और 1 घंटा पूरा होने के बाद या 1.5 घंटा पूरा होने के बाद या 2 घंटा पूरा होने के बाद हम क्लास जाएं और आपको कहें कि अब आपको जाना चाहिए, इसका मतलब कि अब आपको जाना जरूरी है, तो हम बोलेंगे यू मस्ट गो नाउ, क्योंकि मेरी क्लास ओवर हो गई, तो अब आपको जाना जरूरी ही होगा।
अब यहाँ रुक नहीं सकते, तो कभी कभी जब कार्य लगे कि अनिवार्य है तो उस समय हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी है। जब भी मस्ट का प्रयोग करेंगे तो मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे आप। आइए बात करते हैं हम मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग हम देखेंगे कि किन किन कंडीशन में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो मस्ट का प्रयोग करने के लिए पहला पॉइंट है ऑर्डर। अगर ऑर्डर है तो निश्चित रूप से कमांड भी होगा। अगर कहीं आदेश का भाव है, कमांड का भाव है, तो उस समय हम निश्चित रूप से मस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर कंपल्सन है, ड्यूटी है, अगर कोई कर्तव्य भी है, ड्यूटी की बात करते हैं और लगता है कि यह कर्तव्य अनिवार्य है, उस समय भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। हम ड्यूटी की बात शुड में भी किया है कि कर्तव्य को निभाने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। उसी कर्तव्य को निभाने के लिए अगर इम्फेसाइज कर दिया जाए, जोर दे दिया जाए, तो शुड अपने आप मस्ट में बदल जाएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड। एग्जाम्पल देखें, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड। यहां देखिए, यू मस्ट डू, तुम्हें करना चाहिए, एज यू आर टोल्ड, जैसा तुम्हें बताया गया है वैसा ही करना चाहिए। इसका मतलब कि हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो, ये मेरा ऑर्डर है, तो जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करने के लिए आप फोर्सफुल हो रहे हैं, इम्फेसाइज कर दिया गया, आपको बाध्य कर दिया कि नहीं करिए ही, तो हम यहाँ पर मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। दे मस्ट डू एज दे आर टोल्ड। यहाँ देखिए, एज दे आर टोल्ड, यहाँ देखिए, दे मस्ट डू, उसे करना चाहिए, एज दे आर टोल्ड, जैसा कि उसे बताया गया है वैसा ही करना चाहिए। और एग्जाम्पल देंगे, यू मस्ट हेल्प द पुअर। यू मस्ट हेल्प द पुअर, आपको गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है। तो देखिए, अवश्य करनी चाहिए। जब हिंदी में उच्चारण होगा तो मस्ट आ गया, तो निश्चित रूप से अवश्य का भाव आएगा कि तुम्हें अवश्य गरीबों की सहायता करनी चाहिए। दे मस्ट डू एज दे आर टोल्ड, जैसा उन्हें बताया जाता है वैसा अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, जैसा तुम्हें बताया जाता है वैसा तुम्हें अवश्य करना चाहिए। हिंदी में अवश्य आएगा क्योंकि यहाँ पर हम इम्फेसाइज कर रहे हैं, कार्य करने पे जोर दे रहे हैं। तो जब हम जोर देंगे तो निश्चित रूप से आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। फिर कहा जाए कि वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यहाँ पर देखें, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का अवश्य सम्मान करना चाहिए। अवश्य भूलना नहीं है, क्योंकि सम्मान करने के लिए हम जोर दे रहे हैं। यही चीज़ हमने आपको शुड के प्रयोग में भी पढ़ाया था, ये ड्यूटी है। नॉर्मल तरीके से शुड हो गया, अगर हम जोर दे दिए तो मस्ट हो गया। यहाँ पर देखें, जब भी मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो मस्ट के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है। तो हमेशा याद रखें कि जब हम मस्ट का प्रयोग करेंगे तो मस्ट के साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी है, सब्जेक्ट का नंबर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हम दोनों के साथ मस्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अगले टॉपिक में। अब देखिए, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि हम मस्ट का प्रयोग
यहां आप देखें कि मस्ट का प्रयोग प्रबल संभावना को व्यक्त करने के लिए, हमने शुड में भी संभावना की बात आपसे किया था कि सीता को सुंदर होनी चाहिए, शुड का प्रयोग किया जाए। प्रबल संभावना, सीता को अवश्य सुंदर होनी चाहिए, हमने जोड़ दिया मस्ट बी ब्यूटीफुल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहां पर सीता को अवश्य सुंदर होनी चाहिए। यहां पर अवश्य शब्द आ गया, इसका मतलब कि हम यहां जोर दे रहे हैं, इंपेसाइज कर रहे हैं, ये प्रबल संभावना है। तो जब प्रबल संभावना हो जाएगी तो अवश्य शब्द आएगा, उस समय हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। सीता मस्ट बी ब्यूटीफुल। यहां पर देखें, सीता को अवश्य सुंदर होनी चाहिए, सीता मस्ट बी ब्यूटीफुल, यह प्रबल संभावना है। दूसरा एग्जांपल देखें, विद्यार्थियों को अवश्य कक्षा में होना चाहिए, अवश्य कक्षा में होना चाहिए। अगर अवश्य है, प्रबल जो है एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो मस्ट का प्रयोग होगा। देखें यहां पर, द स्टूडेंट मस्ट बी इन द क्लास, विद्यार्थी को अवश्य कक्षा में होना चाहिए, यह प्रबल संभावना है। तो हम प्रबल संभावना के लिए भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब निगेटिव भाव को व्यक्त करने के लिए, प्रोविजन के लिए, निषेधात्मक भाव को व्यक्त करने के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए कि यू मस्ट नॉट अटेंड द क्लास, यू मस्ट नॉट अटेंड द क्लास, तुम्हें अवश्य क्लास अटेंड नहीं करना चाहिए, यह प्रोविजन है, यह निषेधात्मक है। निगेटिव भाव में जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। यहां पर देखें, मस्ट नॉट अटेंड द क्लास, तुम्हें अवश्य क्लास अटेंड नहीं करना चाहिए। हिंदी में अवश्य आएगा, क्योंकि अवश्य आएगा तभी हम जोड़ देंगे। तो हमने ये देखा कि कंपटीशन की बात इसमें क्या है। शुड पे ध्यान देंगे, शुड महत्वपूर्ण पार्ट है। आगे अगला पार्ट पढ़ाएंगे आर्ट। शुड और आर्ट से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्ट से भी तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर देखें, हमने ये बताया आपको कि अगर मस्ट है तो कंपटीशन का क्वेश्चन मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मस्ट है तो हम जोड़ देंगे अवश्य चाहिए। अब इसी को हम परफेक्ट में बदल लें तो हम मस्ट हैव लगा देंगे। तो मस्ट जब हैव लगा देंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब यह हुआ कि अवश्य चाहिए था, अवश्य चाहिए था, निगेटिव भाव होने लगता है। तो कंपटीशन में यहाँ से जो क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, कि मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको परफेक्ट में बदलने के लिए हम मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे, हैव जोड़ेंगे। हैव जुड़ते ही वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में। हमेशा ध्यान रखेंगे कि हैज और हैड का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कहा जाए मोहन को अवश्य दूध लाना चाहिए था। देखें यहां पर, मोहन को अवश्य दूध लाना चाहिए था, यानी अवश्य लाना चाहिए था लेकिन लाया नहीं, भाव नेगेटिव हो गया। तो था शब्द आ गया, परफेक्ट में बदल गया। अब बताएंगे मोहन मस्ट हैव ब्रॉट मिल्क। देखें यहां पर मस्ट हैव के साथ वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में,
तो जब भी मॉडल ऑक्सिलरी का, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी का अगर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, ये मॉडल ऑक्सिलरी है। इस मॉडल ऑक्सिलरी को परफेक्ट में बदलने के लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। अगर हैज और हाइड का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हमने देखा कि मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर मस्ट में हैव जोड़ देते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें हैज और हाइड का प्रयोग हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम बात करेंगे आपसे ऑट की। जब हम ऑट की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि ऑट का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है। ध्यान देंगे, जब भी हम ऑट का प्रयोग करते हैं तो ऑट के साथ टू का भी प्रयोग होता है। देखिए इस पॉइंट में आप समझिए कि ऑट का प्रयोग मॉरल ड्यूटी अर्थात नैतिक कर्तव्य को करने के लिए हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। नैतिक कर्तव्य, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है एडवाइस, ड्यूटी, मॉरल ओब्लाइजेशन, सलाह के लिए, कर्तव्य के लिए और नैतिक कृतज्ञता के लिए भी हमें आर्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, वी आर्ट टू रीड दिस बुक, हमें इस किताब को पढ़ना चाहिए। इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। वी आर्ट टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए, ये हमारा ड्यूटी है। वी वांट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, हम लोगों को राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि आर्ट का प्रयोग आपका मॉरल ड्यूटी के लिए भी हो रहा है, एडवाइस के लिए भी हो रहा है, ड्यूटी के, मॉरल ऑब्लाइजेशन के लिए भी हो रहा है। अभी हम आपको पीछे बताए कि इसका प्रयोग हम शुड के लिए भी करते हैं। शुड का जब प्रयोग करते हैं तो हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वही इसी चीज़ों के साथ जब हम आर्ट का प्रयोग करते हैं तो आर्ट के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। एक बात का और ध्यान देंगे कि टू के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है, ये विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। अब हम इसका निगेटिव बनाएंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो निगेटिव पर भी पूछे गए हैं। तो निगेटिव बनाएंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ देखें आप, इसके निगेटिव पे देखें कि अगर हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो सेंटेंस कैसे बनता है। यहाँ देखें, सबसे पहले आठ, आठ के बाद तुरंत बाद नाट, और नाट के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखें, वी आट नॉट टू आवर एल्डर्स। देखिए निगेटिव कैसे बन रहा है, सबसे पहले आट आया, आट के बाद नाट, और तब नाट के बाद हम टू का प्रयोग करेंगे और टू के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। ये क्रम पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी ये क्या करता है कि नाट का यूज करता है और टू को हटा देता है, और जब टू को हटा देगा तो टू हटते ही सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए कि जब भी आर्ट का प्रयोग होगा तो आर्ट के साथ टू का होना अनिवार्य है, इस बात पे जरूर ध्यान देंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं कि आर्ट को अगर हम परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, तो आर्ट को अगर हम परफेक्ट टेंस में बदलते हैं तो आर्ट के साथ हैव जोड़ते हैं, और हैव जब जोड़ेंगे तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। यहां पर देखिए इसको, अब ये परफेक्ट टेंस में बदल गया। इसका मतलब कि जब हैव लगाएंगे हम तो आर्ट के बाद टू लगाएंगे और टू के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे, और जब हैव आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे देखिए,
वी आर टू हैव फॉलोड द रूल्स, हमें नियमों का पालन करना चाहिए था, नियमों का पालन करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया नहीं। तो देखिए 8 के बाद टू के बाद हैव लग रहा है। अगर इसी सेंटेंस को हम निगेटिव में बदल दें तो निगेटिव में कैसे बदलेंगे? वी 8 के तुरंत बाद नॉट, फिर नॉट के बाद टू के बाद हैव, उसके बाद फॉलोड द रूल्स। यहाँ देखें क्रम, देखिए इसी क्रम पे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम आपको क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे कि जब हम निगेटिव बना रहे हैं तो 8 के तुरंत बाद नॉट लग रहा है, नॉट के बाद टू आ रहा है और टू के बाद हैव आ रहा है। तो जब टू के बाद हैव आएगा तो हैव के साथ वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम एडवाइज और ड्यूटी के लिए शुड का भी प्रयोग कर रहे थे। शुड के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, इन्फिनिटिव बेयर हो जाता है। लेकिन जब हम 8 का प्रयोग करते हैं तो 8 के साथ टू का प्रयोग होता है, टू के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहता है। जब हम हैव जोड़ देते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाती है, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। जब 8 को निगेटिव में बदलते हैं तो 8 के तुरंत बाद नॉट आता है, नॉट के बाद टू आता है, टू के बाद हैव आता है। अगर हैव और हैज या हैड के स्थान पर अगर हैव के स्थान पर हैज और हैड का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम टू ओमिट कर देते हैं, 8 का प्रयोग करते हैं, अगर हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं तब भी हमारा 8 गलत हो रहा है। तो देखिए शुड का प्रयोग भी सब जगह लगभग हो रहा है, मस्ट का भी प्रयोग उसी सेंस में हो रहा है, 8 का भी प्रयोग हो रहा है। ध्यान देंगे शुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मस्ट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुड में जब अब यूज करते हैं एडवाइस के लिए, ड्यूटी के लिए, जब वही कार्य हमें लगे कि अनिवार्य हो गया, जरूरी हो गया, आपको लगता है तो आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी में अवश्य शब्द आ जाएगा। जब 8 का प्रयोग करते हैं तो 8 के साथ टू लग जाता है और टू के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहता है। अब हम देखेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनाए गए हैं। तो हमने ऑट पर आपसे बात किया था, तो ऑट पे हमने कॉन्सेप्ट एक बताया, उस कॉन्सेप्ट को समझें। सेंटेंस बदल सकता है, पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। चाहे वो स्पॉटिंग एरर हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट वो पूछे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा ऑट का। आइए हम कॉन्सेप्ट, आपको मैंने पढ़ाया भी था, कुछ और कॉन्सेप्ट एक बार और याद दिला देते हैं हम। यहाँ देखिए जब हम 8 का प्रयोग करते हैं तो 8 के साथ टू लगता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए अफर्मेटिव में है। जब 8 को हम निगेटिव में बदलते हैं तो 8 के तुरंत बाद नॉट आता है, नॉट के बाद तब टू आता है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखें 8 में जब हैव जोड़ते हैं तो ये परफेक्ट टेंस में बदलता है और हैव जोड़ते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ स्ट्रक्चर देखें, 8 के तुरंत बाद टू आएगा, टू के बाद हैव आएगा और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब इस हैव वाले सेंटेंस को निगेटिव में बदलते हैं तो 8 के बाद नॉट, नॉट के बाद टू, तब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट है। इसी स्ट्रक्चर पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वह स्पॉटिंग एरर का हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, एकदम ये सेम स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। सेंटेंस बदलते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही होगा, ये नहीं बदलेगा। आइए क्वेश्चन आपसे हम दिखाते हैं। यहां दे रहा है कि यू वांट नॉट टू हैव गॉन देयर बट यू डिड। यहां देखिए अब ये कह रहा है कि यू आर्ट नॉट टू हैव गॉन। अब टू हैव गॉन पर इसने अंडरलाइन कर दिया और अंडरलाइन करके यहां पर लिख रहा है कि आप बताओ कि टू हैव गॉन सही है तो आप नो इम्प्रूवमेंट पर टिक लगाएं। अगर लगता है कि टू हैव गॉन गलत है तो इसमें से कौन सा सही होगा? बीइंग, गोइंग, हैव बीन, गो ऑप्शन दिया है और एक ऑप्शन आपका नो इम्प्रूवमेंट है। इसको कहते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ स्ट्रक्चर आप मिला लें। देखिए 8 के बाद निगेटिव बनाए तो नॉट आया, नॉट के बाद टू आया, टू के बाद हैव आया। देखिए 8 नॉट टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई।
इसका मतलब कि टू हैव गॉन सेंटेंस हमारा सही है। ये सेंटेंस हो गया नो इम्प्रूवमेंट। इसलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि आई टोल्ड हिम क्लियरली दैट ही हैड नॉट आट टू डू दैट टू मी। यहां देखिए अंडरलाइन हमने किया है, हैड नॉट आट टू डू। अब ये अंडरलाइन पार्ट कह रहा है कि वह अंडरलाइन पार्ट बताओ इसमें से कौन सा सही है। तो आपको मैंने स्ट्रक्चर इसके पहले बता दिया था कि जब भी आट का प्रयोग होता है तो आट सबसे पहले आएगा, आट के तुरंत बाद आता है। अगर निगेटिव है तो नॉट, नॉट के बाद टू, टू के बाद हैव, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब कि ये पॉइंट हमारा सही है और बाकी का स्ट्रक्चर आपका गलत है, क्योंकि जब भी आट आएगा और आट का निगेटिव बनाएंगे तो आट के तुरंत बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद टू आएगा, टू के बाद अगर परफेक्ट में बनाएंगे तो हैव आएगा, और जब हैव जोड़ते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसलिए हमारा ए पॉइंट सही है। देखिए जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था उसी स्ट्रक्चर पर ये सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब कि इंग्लिश में अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट बदलता नहीं है तो कॉन्सेप्ट पढ़ें, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सेंटेंस बदलेगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे या स्पॉटिंग एरर पे पूछे, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये नहीं बदलेगा। सेंटेंस बदलता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। तो आप जब भी लैंग्वेज पढ़ें तो उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ें और भी प्रैक्टिस आप अपने बुक से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपसे अगले टॉपिक में हम बात करेंगे।